इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो आज का हमारा 959वां सेशन है। और आज हमारे बीच जो स्पीकर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर विकास कुमार। डॉक्टर विकास कुमार एक होम्योपैथ हैं प्लस एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। और वो बीएचएमएस हैं, साथ ही साथ ऑप्टोमेट्री में बीए और एमए एम मतलब बैचलर्स और मास्टर्स इन्होंने की है। डिप्लोमा भी किया है। और एफएसएलआई से कॉन्टैक्ट लेंस संस्थान से फेलोशिप है। और फिलहाल जो हैं ये कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट कार्यरत हैं। साथ ही साथ इनका निर्मला आई केयर करके पटना में क्लिनिक है, जहाँ पे ये आई केयर और आई डिजीजेस को होम्योपैथी से मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ लेंसेज और अलग अलग जो आई केयर से जुड़ी चीजें हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स को। आई डिजीजेस जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया, केरेटाइटिस और कैटरैक्ट, और जो एल्डरली और बच्चों की आई प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये होम्योपैथी के साथ अपना ऑप्टो आई डिजीजेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का जो डॉक्टर विकास का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीजेस विद होम्योपैथी। उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर बताएंगे। उसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 शायद पहले भी हुआ था, मैंने शायद मॉडरेट नहीं किया होगा। तो पार्ट 2 लेकर आज डॉक्टर विकास आए हैं। तो डॉक्टर विकास से आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, Dr. Neha. Uh, Good evening, everyone, and thanks you for joining today. IFPS Talks. I am Dr. Vikas Kumar, and it's my great pleasure to be here again to the continue our discussion on the holistic एक्सक्यूज मी डॉक्टर विकास, हिंदी में प्लीज बोलिएगा। Okay, हाँ man. जी। एक्चुअली हिंदी सेशन है ना, तो हिंदी में हमें करना होता है। नेक्स्ट सेशन इंग्लिश का होता है, तो हाँ इंग्लिश बोल। हाँ It's जी। okay. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं हाँ फर्स्ट। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर नेहा। थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आई एफ पी एस टॉक नंबर 959 में, जहां हम बात करेंगे होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ आई डिजीज, मेरी खुद के अनुभव। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 हम लोगों ने पिछली बार इस चीज को यहाँ पे शेयर किया था आप सबों के साथ में। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ऑप्टोमेट्रिस्ट आई डिजीज ये एक ऑप्थेल्मोलॉजी का एक पार्ट होता है, जहां हम लोग ये हमारा काम जो होता है दैट वाज टोटली नॉन सर्जिकल। ठीक है, जहां हम पूरी आंखों को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो रिफ्रैक्टिव एरर्स के रूप में हो, चाहे वो आई डिजीज के ऊपर में हो, चाहे वो इंटीरियर सेगमेंट का प्रॉब्लम्स हो या पोस्टीरियर सेगमेंट का। इन सबों को हम लोग डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद में उसको ट्रीट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ की हमारा ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोग आगे फर्दर रेटिनल सर्जन्स को या फिर कैटरेक्ट सर्जन्स को हम लोग रेफर कर देते हैं। होम्योपैथ में आना मेरे लिए एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। पहले मैं होम्योपैथ को मानता नहीं था, सच बात तो ये। ठीक है ना, होम्योपैथ को मानते थे, अरे यार ये होता होगा कुछ इस तरह का, मीठी मीठी गोलियां और ये क्या इलाज करेंगे। क्योंकि हम लोग एक होम्यो एलोपैथिक बैकग्राउंड से आए थे, इस वजह से हमें हमेशा लगता था कि शायद पता नहीं ये क्या काम करता होगा, नहीं करता था। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई BHMS, जब मैंने इस चीज को यूज करना शुरू किया, और इवन डॉक्टर सानी सर ने काफी मेरी मदद की इन चीजों को समझने में, करने में। आज डॉक्टर सानी सर की वजह से इस IFPH टॉक्स के अंदर में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आप सबों के साथ में। अ,
हम अभी अपने इस स्लाइड शो के अंदर में इंट्रोडक्शन यानी परिचय, होम्योपैथी, नेत्र देखभाल और दर्शन, आंखों की बनावट का ओवरव्यू, हम लोगों ने यहाँ पे 4 क्लिनिकल होम्योपैथी अप्रोच उसको किया है, और साथ में कुछ मेरे 4-5 चुने हुए केस हैं, और साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं ऑडिबल हूँ? आप सबको आराम से मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नेहा। हाँ जी। करना क्या बोलूं? ये मेरे बारे में एक छोटा सा अबाउट मी। मैं एक अनुभवी ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, और हॉलिस्टिक हीलिंग के थ्रू आई हेल्थ और विजन करेक्शंस को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। मोर देन 2 डिकेड्स यानी 25 ईयर्स मेरे को इसमें हो गए हैं काम करते हुए। काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे होम्योपैथी के करने के पहले से भी यहाँ पे काम किया हुआ है, और बहुत लंबा समय हमने यहाँ रेफ्रेक्टिव एरर्स को, आईडीजीज को, आईडीजी डायग्नोसिस को, और हमेशा एक चीज जरूर फील होता था कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि पेशेंट्स को रियल में एक हीलिंग प्रोवाइड कर सके। अभी हम लोग यहाँ पे मायोपिया मैनेजमेंट के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं। मायोपिया एक प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टिव एरर्स है, जहाँ बच्चों में यूजुअली ये कॉमनली आजकल देखने को मिलता है। पावर -2, -3, -4, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को पावर लग रखा है। उसके पीछे कई रीजन है। तो हम लोग यहाँ पर अपने इस प्रैक्टिस के अंदर में काफी कुछ होम्योपैथ को ऐड ऑन करने के बाद में, और काफी अच्छा उसके रिजल्ट्स हम लोगों को दिखने में आए हैं यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे हर तरह के मेरी एक्सपर्टीज के अंदर में पेशेंट्स की बीमारियों को ध्यान में रख करके उसको होम्योपैथी अप्रोच के थ्रू उसको ठीक करने की काफी हद तक कोशिश की, और काफी अच्छा मेरा खुद का अनुभव रहा है यहाँ पर। काफी अच्छा अनुभव रहा है कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से उनके लक्षणों के हिसाब से इसको ट्रीट करें। क्योंकि मैं दूसरी थेरेपी से आया हूँ, और कई बार मैंने इस चीज को महसूस किया, अरे यार इसमें इस तरह की हीलिंग तो हो ही नहीं सकती जो हम लोगों ने एलोपैथ में पढ़ा हुआ था। बट उन चीजों को यहाँ पर हील होते हुए मैंने देखा है, हील होते देखा है। और नहीं सिर्फ एक केस में, इवन मल्टीपल केसेस में, उसी तरह के मल्टीपल केसेस में हम लोगों ने यहाँ पे हील होते हुए देखा है। और मेरा मिशन है कि आई हेल्थ में होम्योपैथी के थ्रू एक पर्सनलाइज और सुरक्षित होलिस्टिक सॉल्यूशन देने का। अब हम बात करेंगे कि आंखों की बीमारियों पे अलग से क्यों, क्योंकि दुनिया भर में आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं। हम लोग बहुत लंबा समय स्क्रीन के ऊपर बिताते हैं, बहुत लंबा समय हम लोग स्क्रीन पे बिताते हैं, और उसकी वजह से भी हमारी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम, उसके अलावा जो बाहर के पॉल्यूशंस होते हैं वो, डायबिटीज, और प्लस एजिंग एक बहुत बड़ा सा रीजन है आंखों में जो प्रॉब्लम्स डेवलप कर रखी। कई बार हम लोग यहाँ पर लंबे समय तक स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे होते हैं, बराबर उसी दवाइयों का ठीक है चाहिए हुआ, आंख हल्की सी लाल हो गई तो मार्केट में मिलने वाले हम लोग डेक्सामेथासोन, बेटनीसोलोन, इस तरह के आई ड्रॉप्स का यूजुअल पेशेंट एक बार किसी को डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं, और पेशेंट बस उसको एक बार डाला, उसको रिलीफ हो गया, फिर उसके बाद उसी दवाओं का लंबा लंबा समय तक यूज कर रहा होता है। जबकि स्टेरॉइड का और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के यूज की वजह से कई बार हमारी आंखों में ग्लोकोमा का बढ़ने का या होने का खतरा रहता है, ग्लोकोमा होने का खतरा रहता है। अब मोतियाबिंद इसकी वजह से कैटरेक्ट भी डेवलप कर रखा होता है, और पुराना पुराना एंटीबायोटिक्स है, अब इतना ये लोग यूज कर लेते हैं कि वो सब रेसिस्ट हो जाता है, फिर आपको वो एंटीबायोटिक्स का कोई काम ही नहीं हो पाता।
और लोग इलाज कराने की बजाय बस उसी दवाओं को लेके लंबा समय तक यूज कर रहे हैं, कोई उनका हिसाब किताब भी नहीं होता। लाइक, तो ये सारा कई चीज है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, होम्योपैथिक व्यूज ऑन आई डिजीज, मतलब हमें आंखों की बीमारियों पे होम्योपैथी का नजरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किस तरीके से हमें देखना है। आंख कोई अलग से लोकल ऑर्गन नहीं है, पूरे शरीर को हेल्थ को देखना है। आपको लगेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है तो इसका लक्षण बाद में आए, लेकिन आंखों में पहले आता है। अगर हमको सर इंटरनल वीकनेस होगा तो पहले हमको ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, हल्का धुंधलापन आएगा, ठीक है ना, आंखों में स्ट्रेन होगा। तो ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि पूरे आंख आंख पूरे शरीर की हेल्थ को दिखाता है। स्थानीय बीमारियां वास्तव में मौजूद है। क्लासिकल होम्योपैथी के अनुसार आंखों के में लक्षण किसी गहरी अंदरूनी स्थिति के लोकल लक्षण हो सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, सिस्टाइटिस, शुरुआती मोतियाबिंद वगैरह वगैरह। इवन इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, इमोशंस, लाइफस्टाइल जैसे सिस्टमिक फैक्टर्स भी शुरू से बने रहते हैं हमारे। अब हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक प्रिंसिपल। आंखों की देखभाल में होम्योपैथी सिद्धांतों का इस्तेमाल। यूजुअल समान चीजें सामने से ठीक नहीं होती। जैसा इलाज वैसा इलाज, जैसा है वैसा इलाज। मरीजों के लक्षणों का इलाज, और इसमें खास बात यह है कि उनके प्रॉब्लम्स के आधार पे इलाज को चुना जाता है। और खासकर सिंगल रेमेडी का जो अप्रोच है, एकल दृष्टिकोण, भाई एक समय में सिर्फ एक ही चीज को ध्यान से चुन करके, जैसे हम लोग रेपर्टाइज करते हैं, हम लोग वहां से चीज करें। और मिनिमम डोज, न्यूनतम खुराक, बहुत असरदार दवाई होती है, तो बस 2 बूंद, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस 2 बूंद, 2 बूंद दवाई है, और उसके लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है, और उससे बहुत सी साइड इफेक्ट को आपको खत्म होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग आई स्ट्रक्चर्स को ओवरव्यू करें, आंखों की बनावट, मतलब एनाटॉमिकल व्यू से, जहाँ की आप आंखों की पलक, आईलिड्स, स्क्लेरा, व्हाइट पोर्शन, आयरस जो ब्राउन, ब्लू, ब्लैक इस तरह का अपेयरेंस होता है। बीच में एक प्यूपिल होती है, पुतली, जिसको हम लोग बोलते हैं। टीयर डक्ट है, टीयर डक्ट है, लैक्रिमल कनाल है। इसके अलावा आई लैटरल रेक्टल मसल, लैटरल रेक्टस मसल है, मीडियल रेक्टस है, क्रोइड है, रेटिना है, फोबिया सेंट्रालिस, हाइलाइट कनाल आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, बहुत रोल प्ले करता है ऑप्टिक नर्व, सारा कंट्रोल वहीं से होता है। अगर ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, तो फिर वहां से दिखना बंद हो जाता है। एट्रोफी हो गया तो एलोपैथी तो कुछ नहीं कर सकता, दैट्स ओके टाटा बाय बाय टाइप, जैसा राहुल गांधी बोलते हैं ना, ओके टाटा बाय बाय, इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के अंदर में भी कुछ हमारे यहाँ पे मेडिसिन है, जैसे फास्फोरस और टेबिकम, इन चीजों का यूज करके हम लोग उसको थोड़ा सा रेंजुविनेट कर सकते हैं। पूरी रोशनी तो नहीं आ सकती, बट थोड़ा बहुत उसकी रोशनी को बचाया जा सकता है। जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतना बेहतर। इसके अलावा विट्रियस बॉडी और सिलरी मसल्स भी यहाँ पे हैं आपके। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, जो इट्स अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ आईज, लाइक आंखों के सामान्य विकार, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्वस्थ आंखें, हेल्दी आई किस तरीके से होती है। दूसरे
उसके जस्ट आप दाहिनी तरफ आप देखेंगे केराटाइटिस लिखा होगा। ये कॉर्निया की सूजन, जो चोट की वजह से भी हो सकती है, या फिर कुछ विटामिन डिफिशियंसीज की वजह से भी केराटाइटिस हो सकता है। कोई तरह का बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरल केराटाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा आप दाहिनी तरफ में ऊपर के साइड में देख रहे हैं कि टेरिजियम, नाखूना, ये आप एक नाक की तरफ से, कॉर्नल साइड से आपका कॉर्निया की तरफ एक मांस का बढ़ जाना। ठीक है, ये यूजुअली उन जगहों पे ज्यादा होता है जहाँ पे डस्टी कंडीशंस मैंने देखा है, जो तो वहाँ पे बड़ा कॉमन होता है। गांव वगैरह में देखते हैं बहुत से मरीजों को, शहर में बहुत कम देखने को मिलता है टेरिज्म, बट गांव के अंदर में बहुत है। आज से कुछ 10-15 साल पहले मैं गया था, ये एक झारखंड के एक जगह है राजमहल, जो भागलपुर के बाद कुछ लगता है। तो वहां पे मैं कैंप करने को गया था, तो वहां बताया गया कि कुछ 200-300 पेशेंट है, उनका आई चेकअप करना है। तो उन 300 पेशेंट्स के अंदर में मुझे 200 पेशेंट में टेरिज्म मिला, नाखूना। तो मालूम चला कि भाई वहां पे डस्ट ही क्यों है भाई, तो मालूम चला कि वहाँ चाइना क्ले का खदान है, और डस्ट काफी ज्यादा हो। और ज्यादातर लोगों को, हम लोगों को कैटरेक्ट में मात्र 100 पेशेंट का सर्जरी किया गया था, बाकी लोगों का नाखून निकाला था हम लोगों ने, 200 लोगों का। तो जो जितने लोग हम लोग को आए थे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में, हल्दिया की जस्ट नीचे है पिंगिकुला। पिंगिकुला वहाँ पे एक नेजल साइड में एक छोटे से दाने की तरीके से हो जाता है कंजंक्टिवा के ऊपर में। उसको भी ट्रीट करते हैं। ब्लेफाइटिस, ये आप डिजीज देख रहे हैं, इसमें आंखों की पलकों पे सूजन होती है, आंखों की पलकों पे सूजन होती है, और ये अमूमन जो है ना, वो डैंड्रफ की वजह से ज्यादा होता है। और इसमें दो तरीके से, स्क्वेमस ब्लेफाइटिस और अल्सरेटिव। ठीक है ना, स्क्वेमस में मवाद नहीं होता, अल्सरेटिव में मवाद के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस, जो कॉमनली आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा होगा। सर आंख लाल हो गया, आई पहले एक आंख लाल होता है, फिर दोनों ही आंख लाल होता है, ये मे बी बैक्टीरियल, वायरल और ये। लेकिन ज्यादातर जो आप देखिएगा तो जो एपिडेमिक होता है वो वायरल होता है, इस तरह का। इसके अलावा आप नीचे में देखेंगे एक स्टाई है, जो आंखों की पलकों पे दाने निकल जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन है जिन लोगों का। स्टाई के अलावा उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जिसको पलक के अंदर की तरफ से, जिसको मेबोमियन सिस्ट बोलते हैं हम लोग, जिसको कि या फिर हम लोग अपने हिसाब से कलेजियन भी बोलते हैं। तो वो होता है, ये बाहर की तरफ से स्टाई दिखता है और क्लेजियन अंदर की तरफ होता है। स्टाई पेनफुल होता है और क्लेजियन पेनलेस होता है। इन्फ्लेमेशन शुरू में होती है, बट उसमें जल्दी ही उसका ये होता है। इसके अलावा आप लोग कैटरेक्ट से परिचित है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जिसमें कि हमारे आई लेंस, जो क्रिस्टाइन लेंसेज होता है, उसके अंदर में वाइट वाइट हो जाता है, सफेदी आ जाती है, जो विजन होता है उसको डिस्टर्ब करता है। और इसके अलावा एक जो सबसे जो बड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोकोमा, काला मोतिया जिसको आप कहते हैं, काला मोतिया, जिसको कि बहुत समय के अंदर में ही देख करके, उसको डायग्नोस करके, और उसका हम लोगों को ट्रीट करना पड़ता है। और ये बहुत कैटेट तो क्योर हो जाता है अगर आपने अपना ट्रीट किया, होम्योपैथिकली ट्रीट किया। अगर अर्ली कैटेट है तो आप वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। बट ग्लोकोमा को ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो वे ग्रेजुअल वो विजन लॉस होता ही रहता है उसके अंदर में। चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस की, दैट इज पिंक आई, गुलाबी आंखें। इससे बहुत सा मूवी गाने बने हुए हैं, गुलाबी आंखें। ठीक है ना, बट ये गुलाबी आंखें हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट फील्स पेनफुल, स्टिकी डिस्चार्ज, रेडनेस, अनकंफर्टनेस, ग्रीटनेस, चुभना, इरिटेशन, फोटोफोबिया, लाइट सहन नहीं कर पाना, ये सारा इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिकली इसको ट्रीट करते हैं, जहाँ की मेडिसिन के रूप में हम लोग यूफ्रेशिया का काफी अच्छा यूज आता है, जहाँ की तीखे आंसू,
जुकाम वगैरह भी है वहां पे भी हम लोग इसको टॉपिकल ड्रॉप्स के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। यूफ्रेशिया को बहुत अच्छी दवा है। इवन यूफ्रेशिया का जो मेडिसिन है वो अगर पेशेंट को रेगुलर आंखों से वाटरी होता है तो वहां पे मतलब नो डाउट इतना बेहतरीन इस्तेमाल है इसका आई ड्रॉप्स का, कुछ कहने का नहीं। इसके अलावा स्वेलिंग और स्टेनिंग है, चुभ रहा है आंखों में, तो वहाँ पे एपिस मेलिफिका का बहुत अच्छा रोल होता है जो हम लोगों ने काफी रेगुलर पेशेंट्स में यूज करते हैं। और बेलडोना का काफी अच्छा यहाँ पर यूज है, जहाँ की अगर आंखों में गर्मी और धड़कन थ्रोबिंग पेन वगैरह रहता है तो वहाँ पे काफी बढ़िया। यहाँ पे सिम्टम्स में देखिए दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनिशियली पेशेंट को जरा सा भी आंख लाल हुआ, ओवर द काउंटर जाते हैं और वो कोई ना कोई मेडिसिन परचेस कर लेते हैं। और यूजुअली सस्ती मेडिसिन में बेटनीसोलोन वगैरह ये सब आती है एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर में, जो अमूमन लोग यूज करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि उन उस तरह के दवाओं का इस्तेमाल बहुत ही रेयर करें, क्योंकि आपको हमको पता नहीं होता शुरुआत के लक्षण में कि इसमें है क्या, ये कौन सा ये बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर फंगल है। तो उसके अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही वेल सूटेड और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता, इतना तो जरूर इसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे। और बार बार जो रिकरेंट कंजंक्टिवाइटिस जिन लोगों को होता है उनके लिए यूफ्रेशिया ओरल भी और यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अ स्टाई और रिकरेंट स्टाई। स्टाई आपने देखा कि एक्सटर्नल स्टाई और इंटरनल स्टाई, ठीक है ना। एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ से आपको दाने दिख रखे हैं वो पेनफुल होता है। एक इंटरनल स्टाई होता है जिसको हम लोग क्लेजियन बोलते हैं, तो वो पलक के अंदर की तरफ से होता है, वो बाहर की तरफ से नहीं होता। और वो पेनफुल हो सकता है सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए हो, उसके बाद वो उतना पेनफुल नहीं होता, बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। यूजुअल हम लोग एलोपैथिक साइड से अगर इसको कहें तो क्लेजियंस को रिमूव करने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। बट इसके मैंने काफी केसेस, अब जो सर्जरी नहीं कराना चाहते, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में सर्जरी नहीं कराना चाहते, नहीं हमको नहीं सर दवाई दे दीजिए, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिसिन का यूज करते हैं बड़े बड़े के, जिसमें स्टेफेसग्रिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। स्टेफेसग्रिया का बहुत ही अच्छा रोल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पेन को भी कवर करता है, और जो रियकरेंस होता है ना उसको भी काफी अच्छे तरीके से। साइलेसिया का यूज करते हैं, जो भी पस वगैरह है वहाँ उसको ड्रेन करने में काफी बढ़िया, और रिकरेंस को भी काफी हद तक रोकता है। इसके अलावा यहाँ पर हीपर सल्फ का भी काफी अच्छा यूज है। हीपर सल्फ का भी हम लोग यूज करते हैं। सल्फर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जहाँ के हम लोग यहाँ पे कर रखे हैं। मेबोमिन ग्लैंड्स पे काफी अच्छा रोल है इन सारे मेडिसिन का। आप इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं। और जब हाँ इसमें अगर एक्सटर्नल स्टाई है तो वहाँ पे हॉट मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है। आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। वहाँ पे हॉट रिकमेंडेशन, जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं उसमें हॉट रिकमेंडेशन। बट अगर इंटरनल स्टाई है, पेनलेस है, पलक के अंदर है, तो वहाँ पे हॉट रिकमेंडेशन का कोई रोल नहीं होता। वहाँ पे उसका कुछ ज्यादा फायदा वहाँ नहीं दिखता। अब हम लोग स्टाई के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, मेबोमियन सिस्ट। ये आप अभी स्क्रीन स्लाइड पे देख रहे हैं। दिस सिट्स, इट्स कॉल्ड क्लेजन ऑल्सो, ठीक है ना। पलक के बाहर की तरफ में होगा दैट वाज टाई, बट आप यहाँ पे ऊपर की तरफ में आप देख रहे हैं सिस्ट क्लेजियो। ये मोबिमन ग्लैंड का सिस्ट है। यहाँ पे हम लोग जिन लोगों को वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है तो वहाँ पे थूजा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगेन स्टेफस गिरिया बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छा इसका रोल है स्टेफस गिरिया का वेबन सिस्ट के अंदर में, जो कि क्लेजियन हम लोग बोलते हैं।
पेनफुल और रिकरेंट हो रखा है, तो वहाँ पे स्टेरॉइड का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा हेपर सल्फ का भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जहाँ भी इन्फेक्शन ज्यादा है तो वहाँ पे हेपर सल्फ, वैसे भी आप इट्स अ वेल नोन मेडिसिन, आप खुद भी किसी भी घाव के लिए भी यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे पलकों के अंदर के घाव के लिए हेपर सल्फ का भी, ताकि वो जो फर्स्ट पॉइंट बना हुआ है अंदर की तरफ में, तो उसको रिमूव करने के लिए वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। कॉर्नियल डिजीज, कॉर्नियल रोग, कॉर्निया, इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें अमूमन कॉर्नियल अल्सर अल्सर और केराटाइटिस, ठीक है ना, काली पुतली पे अल्सरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से विजन ऐसी लॉस्ट होने लगती है, बहुत कम दिखता है। अगल बगल में कंजंक्टिवा में काफी रेडनेस होती है, जिसको हम लोग सरकम सरकम सीरेडी कंजेशन भी बोलते हैं। तो अल्सर के अंदर में हम लोगों को सबसे पहले, जहां अगर अल्सरेशन है इस तरह का, वहां पे सबसे पहले पेशेंट अगर कोई भी स्टेरॉइड यूज कर रहा है तो उसको पहले स्टेरॉइड बंद करवा दीजिए। बिल्कुल भी स्टेरॉइड का यूज वहां पे नहीं होता है। ये चीज इन्फेक्शन से हो सकती है, चोट से हो सकती है, इवन कभी कभी सीवियर ड्राइनेस, ठीक है ना, सीवियर ड्राइनेस, मतलब पेशेंट कैन एनेबल टू ओपन आइज, इस तरह का ये चीज रहता है, तो वहां पे भी आप इसका मान के चलिए कि ये कैटाइटिस वहाँ पे होता है। वहाँ पे जो हमने मेडिसिन यूज करे हैं, मतलब सडन इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ पे एकोनाइट वेल नोन, आप खुद भी इस चीज को जानते हैं। और अल्सरेशन में सालिसिया का बहुत ही अच्छा रोल है, और प्लस इन्फेक्शन वाले अल्सर्स में हिपरसल का। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं हेल्दी आईज, और दूसरी जो कॉर्निया अल्सर वाली है, उसमें नीचे में देखिएगा एक लोअर कॉर्निया के अंदर में आपका, लोअर कॉर्निया के अंदर में एक आप देख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट टाइप का जो पैचेस के अलावा नीचे एक लेयर, तो ये वहां पे पस कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग अपने यहाँ पे हाइपोपियन बोलते हैं। तो ये अंदर की तरफ से पश बन जाता है। तो इस तरह के भी अल्सर्स के अंदर में आपका आपका हिपर सर्फ और सेलिसिया का बहुत अच्छा रोल है। और एकोनाइट तो हम लोग यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे यूज करते। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉमेटिक आई इंजरी, आंखों की चोट के बारे में, ठीक है ना। ये जो कॉमन इंजरीज है, वो हो सकता हो ब्लंट ट्रॉमा हो, लैसेरेटेड ट्रॉमा हो, तरह का जो भी। आप यहाँ पे स्लाइड के अंदर में देख रहे हैं कि हेल्दी आइज में, और वहाँ, और यहाँ पे ब्लड इंटर इन फ्रंट ऑफ द आई, चेम्बर ऑफ द आईज, ठीक है ना, इंटीरियर चेम्बर में ब्लड ना, इसको हम लोग हाइफीमा बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन इंटीरियर चेम्बर। तो ये जो ब्लड वहाँ पे एंटी चेम्बर में अगर आ गया है, तो इस तरीके से तो वहाँ पे सबसे पहले कोई भी चोट में आप, वेल नोन है सर कि आप सब लोग जानते हैं कि अर्निका का कितना अच्छा यूज है। और अर्निका तो आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया, आंखों की चोट के लिए, इवन आंखों के ऑपरेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटर सर्जरीज के पहले और बाद में अर्निका, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ये चीज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे। इसके अलावा ब्लंट ट्रॉमा है तो हम सिम्फाइटम का बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रोल है सिम्फाइटम का। इवन वहां से जो भी ब्लड कलेक्शंस को भी काफी हद तक वहां पे कम करेगा। लीडम पाल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, कंट्यूजन जैसे मुक्के से चोट लगी हुई है, तो वहां पे लीडम पाल का बहुत अच्छा रोल है। और स्टेफस गिरिया अगेन आपने देखा है कि आपके मेवोइन से लेकर के और स्टाई तक में इसका बहुत अच्छा रोल है। उस तरीके से यहाँ भी सर्जिकल और एसेंट्रिक वुंड में आपका बहुत अच्छा स्टेफस गिरिया का यूज है, और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रखा है यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे इसमें देखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है डैक्रोसिस्टाइटिस और टीयर डक्ट डिसऑर्डर्स, आंसू की नली में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डैक्रोसिस्टाइटिस, ऐसे ही नाम ही इसका भयानक है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड है,
आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे होंगे लैक्राइमल ग्लैंड ऊपर में, यहाँ पे आंसू बनता है, और उस आंसू का यूज क्या होता है, हम जितनी बार पलके चलाते हैं, ब्लिंक करते हैं, उतनी बार हमारे आंखों में एक बूंद आंसू। और आंसू का क्या रोल है, आप जो कॉर्निया है हमारा, ब्लैक पार्ट ऑफ द आईज, ठीक है ना, उसको स्मूथ रखता है। जैसे कार में वाइपर का रोल होता है ना, उस तरीके से पलकों का रोल होता है। तो बिना पानी के वाइपर चलाइएगा तो कैसा फील होगा, खरखर खरखर आवाज आएगा। उस तरीके से अगर आंखों में पानी कम है या पानी नहीं है, बहुत कम है, तो अगर आप पलक चला रहे हैं तो आपकी आंखें चुभेंगी, आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम वहां पे आएगी, ठीक है। या फिर पानी ज्यादा बन रखा है, वो जो हमारा यहाँ लैक्राइमल सैक है, यहाँ लैक्राइमल नेजल लैक्राइमल डक्ट है, उसके थ्रू ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, पानी सारा बाहर आएगा, ठीक है ना। इसके लिए एलोपैथिक में इसकी सर्जरी की जाती है, DCR सर्जरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डैक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, जिसमें कि नाक की हड्डी को काट कर एक नया पैसेज बनाया जाता है। ये प्रोसीजर्स करने के पहले एक आंसू की नली की सफाई की जाती है, इसको हम लोग सैक सिरिंजिंग या सैक वॉश बोलते हैं। अगर जो हम सिरिंज से पानी डालते हैं नाक के थ्रू आंखों में, नाक में जाने के लिए, तो अगर वो गले में चला जाता है मतलब कि आपका ब्लॉकेज नहीं है। अगर वो पानी वापस रिटर्न आ जाता है ऊपर के ये से, तो ब्लॉकेज है, फिर वहां पे सर्जरी करनी पड़ती है। कभी कभी यहाँ पे एक फिस्टुला बन जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है, डक्ट। तो इन सब चीजों के लिए मैंने बहुत सारे मतलब अपने प्रैक्टिस के अंदर में 8 से 10 ऐसे पेशेंट है जिनको की सर्जरी प्रिस्क्राइब किया हुआ था, और उनको हम लोगों ने इन मेडिसिन के थ्रू उनका डक्ट्स ओपन हो गया और उनका सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। 5-6 केसेस मैंने अपने देखे। इवन हमारे जो सीनियर सर्जन है वो बोलते हैं तुम लोग तो प्रैक्टिस खा जाओगे मेरा। तो आप यहाँ पे पल्साटीला का काफी अच्छा यूज है, पल्साटीला का आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली आप 200 पोटेंसीज में इसका यूज कर सकते हैं। सैलिसिया, नेट्रम्यूर बहुत अच्छा है ड्राइनेस और इरिटेशन के लिए, बट पल्साटीला का बहुत अच्छा होता है। पल्साटीला और सैलिसिया ये एकदम बढ़िया। आप कभी आप देखिएगा अपनी प्रैक्टिस के अंदर में नाक के पास में वैसे पेशेंट अगर स्वेलिंग लेके आ रखा है, वाटरिंग हो रखा है वहां पे, तो पस का डिस्चार्ज है, वहां पे दबा के देखेंगे आप नाक के पास में, तो वहां से रिजर्वेशन ऑफ पस होता है, पस वहां से निकल जाता है। तो वैसा कंडीशंस में आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स आई है, क्योंकि पहले मैं ही विश्वास नहीं करता था जब मैं नया नया होम्योपैथ था, ठीक है ना। अब जब काम किया, इन पेशेंट्स पे काम किया, नहीं ठीक है इसको पहले सर्जरी में जाना है, ठीक है जाना, पहले 2 महीना वेट कर लो, 2 महीना बर्दाश्त कर लो, दवाइयां मेरी खा के दो। कुछ पेशेंट को जबरदस्ती मेडिसिन दिया, और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट, एंड पेशेंट गेट थैंक्स टू कि साहब आपने मेरा सर्जरी का, भैया नाक वक्त में हड्डी वड्डी कटना पड़ता है बहुत, इट्स अ पेनफुल सर्जरी। सो मैंने देखा हुआ है, और कई पे सर्जरी केसेस मैंने असिस्ट भी किया हुआ है, तो मुझे पता है क्या दुख दर्द होता है इन चीजों। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा दूसरा है अर्ली स्टेज ऑफ कैटरेक्ट। हम लोग एज ए होम्योपैथ, होता है ना कि हर चीज में हाथ डाल देते हैं तो ठीक है, हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर कि हमारा कैटरेक्ट का स्टेज कौन सा स्टेज में कैटरेक्ट। अगर अर्ली है, इनिशियल स्टेज है, लेंटल चेंजेस शुरू हुआ है, मोतियाबिंद हल्की हल्की है, तो आप वहां पे इन मेडिसिन के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते। लेकिन जरा सा भी एडवांस हो गया तो उसको सर्जरी के अलावा और कोई चारा। हम चाह के भी यहाँ पे हमने बहुत से पेशेंट्स में ट्राई किया, भाई बोला पैसे नहीं है सर्जरी कराने को, ठीक है दवाई करके देख लो, लेकिन वी कांट गेट सक्सेस। लेकिन जिनका भी इनिशियली स्टार्ट हुआ और हमने मेडिकेशन दिया और पेशेंट ने उसको फॉलो किया, वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, और उनका सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे कम से कम मेरे पास 15 से 20 केसेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूजुअली करकरिया का, करकरिया फ्लोर, सैलेसिया, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, दैट इज सेरिया मार्टिमा, जो कि शवाबे जर्मनी के आती है। वो मेडिसिन का नो डाउट बहुत ही अच्छा रोल है। इवन जिन पेशेंट्स को सर्जरी डिले करना चाहते हैं, वहां पे बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। आप आराम से इन पेशेंट्स को
ये दवाइयाँ दे सकते हैं सिनेरिया मार्टिन में। इसके अलावा आप साथ में ये को प्रेस्क्रिप्शन में कैलकेडिया फ्लोर और सैलेसिया का भी यूज कर सकते हैं। बस मोतियाबिंद को आपको डायग्नोज करना लाइट के थ्रू, टॉर्च लाइट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं कि कितना है, कितनी उसकी रोशनी बेहतर है, कितना लाइन वो पढ़ पाता है चश्मे के बगैर या चश्मे के साथ में। उस पे अगर चश्मे के बाद भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, विजन इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको बस दवाइयों से ही काम नहीं चलाना है, आपको उसको फिर आगे सर्जिकल्स में भेज दीजिए, क्योंकि अच्छी रोशनी में तो हर का हक है ना, मिलना चाहिए उसको। अब हम लोग आते हैं एक बड़ा खतरनाक बीमारी जिसका नाम है ग्लाइकोमा। बहुत ज्यादा। भाई कहते हैं ना कि भाई किसी दुश्मन को भी ना हो। ग्लूकोमा आप सब लोग जानते हैं सर, क्योंकि आप खुद सब लोग प्रैक्टिशनर हैं, इस चीज को जानते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा के अंदर में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। और एक बार सर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो धीरे धीरे आपकी साइड की विजन, पेरिफेरल विजन का लॉस होता चला है। सेंट्रली हो सकता है कुछ दिन, ठीक है मेरी दवाइयों से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन उसको आई डॉक्टर्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास भेज करके उसको आईओपी चेकअप जरूर कराइए। ऑप्टिक नर्व में क्या चेंजेस है। अब तो डिजिटल एग्जामिनेशन होते हैं, तो आप वहाँ पे ओसीटी के थ्रू या फंडस फोटोग्राफी के थ्रू आप इन चीजों को डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई मेरा विजन है क्या है। ये ग्लूकोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को लगेगा हाँ ठीक है दवा खा रहे। देखिए हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में आई ड्रॉप्स है, एक एक आई ड्रॉप 600 रुपए, 800 रुपए का ड्रॉप, और एकदम सुबह 8 बजे डालो, रात में 8 बजे डालो। एकदम टाइम मेंटेन करना पड़ता है, एक टाइम छोड़ना नहीं है, ताकि भाई ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हो जाए। हर बंदा हर बंदा 800 900 रुपए का ड्रॉप, वो भी कितना रहता है, 2 ml और 3 ml, ठीक है ना, वो पूरा महीना भर भी नहीं चलता। तो आप यहाँ पे वैसे पेशेंट्स में इन चीजों को काफी हद तक, क्योंकि सर आप लोगों ने काफी ग्लूकोमा के पेशेंट भी ट्रीट किए होंगे, बिल्कुल। तो वहां पे आप खुद इन चीजों को जरूर ये देखिए कि इसकी पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल ड्रेनेज चैनल। तो कई बार क्या होता है, ग्लोकोमा के अंदर में हमारा ड्रेनेज चैनल डिस्टर्ब है, वो ज्यादा नैरो हो गया है, जिसकी वजह से एक्वस बाहर की तरफ में एक्वस बाहर की तरफ में नहीं ड्रेन कर पाता। तो वैसे कंडीशंस में हम लोग इस चीज को यहाँ पे स्पाइजीलिया बहुत अच्छा है। अगर दर्द जो है वो लेफ्ट आई का है, ठीक है ना, अगर बाएं लेफ्ट आई का अगर दर्द है, तो वो उसमें वो काफी अच्छा रोल प्ले करता है स्पाइजीलिया। और फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन सर ऑप्टिक नर्व के लिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसका यूज जो भी, अगर कोई ग्लूकोमा, नॉन ग्लूकोमा पेशेंट्स हैं आपके पास में, आप उनको फास्फोरस दीजिए। इवन मायोपिक केसेस में भी फास्फोरस का काफी बढ़िया सा रोल है यहाँ पर। इसके अलावा आई में दर्द ज्यादा है, टेंस है आईज, और आंखों में भारीपन बहुत ज्यादा है, वहाँ जलसीमियम का भी रोल है। अपने आप पेशेंट्स के लक्षणों के हिसाब से आप खुद इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का सर बहुत ध्यान रखना है कि उसका आईओपी, इंट्राऑकुलर प्रेशर, जो कि 20 से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑप्टिक नर्व की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको आईओपी उसका 12 10 से 12 या 12 से 13 के आसपास में होना चाहिए, उससे ज्यादा उसका आईओपी नहीं रहना चाहिए। आईओपी का प्रेशर, आंखों का प्रेशर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। इस चीज का बिल्कुल भी आप ध्यान रखना होगा। तो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी दवाइयाँ काम कर रही हैं, तो उसका एक ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है ना, अपने आई स्पेशलिस्ट के पास भी भेज करके उसको जरूर से आप जरूर चेक कराइए, क्योंकि यहाँ पे कोई माफी नहीं होगी सर। एक बार विजन लॉस तो इट्स गॉन, जैसे बांग्ला में बोलते हैं ना चले गए चे, उस तरीके से। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसको एकदम से, जहाँ ग्लूकोमा है तो आप पे दवाई आप अपनी दीजिए, लेकिन उसकी आई का प्रेशर, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन, ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसके अलावा फंडस फोटोग्राफी, खासकर ऑप्टिक नर्व्स का क्या स्टडी है, इन चीजों को आप जरूर ये करें। सर बहुत धन्यवाद आपको कि आप बहुत पेशेंसली इस चीज को सुन रहे हैं हमारी बातों को।
हम आते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। वायरल डिजीज, वायरल नेत्र रोग, वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस, हर्पीस, आईलिड्स पे हर्पीस होता है, फेस पे हर्पीस हो सकता है। इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स कैटाइटिस भी होता है। तो इन अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, इनको लक्षणों को मिलाकर के आप यहाँ पर नैट्रम्यूर, हिपर्सल, फ्यूफ्रेशिया, इसके थ्रू इसको काफी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं, काफी हद तक इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस आपके आंखों के साथ हो रहा है। जो आपकी दवाइयां हैं, अगर वो प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें कि जो वायरल डिजीज है, आप बेहतर जानते हैं, आप लोग इस चीजों को आपने काफी ट्रीट किया ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द होम्योपैथ डजंट डिस्टर्ब द पेशेंट बट अलाउ द नेचर टू डील विद देम। होम्योपैथ मरीजों को परेशान नहीं करता, बल्कि प्रकृति को उनसे निपटने देता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने होम्योपैथी के लिए कहा, और उनका कथन बहुत ही सत्य है। इतने सालों के बाद समझ में आता है कि नहीं, होम्योपैथी में जो है वो शायद दूसरे में नहीं। थैंक्स। अब हम लोग आते हैं अपने कुछ केस स्टडीज के ऊपर। ये हमारा एक केस स्टडी है जिसमें कि एक 14 साल का बच्चा है, रिकरेंट स्टाई, बार बार उसको स्टाई, ठीक है ना, हर महीने उसको ये स्टाई हो रखा था। और जैसे ही मौसम चेंज हुआ, हल्का सा उसको टेंस होता है, पलकों की साफ सफाई ढंग से नहीं किया, तो उससे भी इस तरह का प्रॉब्लम था। जो हम लोगों ने लक्षण वहां पे देखा, पलक के किनारे दर्दनाक सूजन, लालिमा, और थोड़ा टेंडरनेस भी था। इसके अलावा हल्का पानी आना, लाइट का सेंसेशन, फोटोफोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं। और ठीक होने के बाद फिर दोबारा रिपीटेड, ये सबसे बड़ा था। इसमें हम लोगों ने उस पेशेंट के लिए स्टेफिस का चुनाव किया। और बहुत ही चलिए उसके साथ थोड़ा सा इमोशनल, देखिए जो भी इमोशनल पेशेंट होते हैं वहां पे तो वैसे भी यू नो अबाउट दैट कि स्टेफिस काफी अच्छा रोल होता है प्रशिक्षण। और चिड़चिड़ापन वगैरह सब था, वो सभी काफी हद तक कम हुआ। और जो स्वेलिंग जो हो रखा था बार बार, वो उसको काफी हद तक, हम लोगों ने आउटकम में देखा उसका कि नतीजा 1 हफ्ते के अंदर में काफी हद तक सुधार हुआ। और जो दवाइयां थी उसके बाद में 8 महीने तक कोई नई स्टाइल नहीं, ठीक है। हम लोगों ने वहां पे उसको पलकों की सफाई के लिए उसको रेगुलर उसको बोला, और गर्म पानी की सिकाई हमने करवाई वहां पे। और जब दवाइयां चली तो मरीज जो है ना, वो स्ट्रेस में जो जितना रहता था ना, तो वो भी बेहतर हुआ, स्ट्रेस में उसकी कमी हो गई, जिसकी वजह से जो पेशेंट को जो रियकरेंस था ना, जो बार बार होने वाला समस्या, ये काफी हद तक कम, काफी हद तक कम। दूसरा पेशेंट हमने मेबोमियन सिस्ट का, जिसमें कि मेबोमियन सिस्ट जिसको कि आप कलेजियन आप कहते हैं, ठीक है ना। ये 28 साल का ही बंदा, एडल्ट, 28 साल का। और हर 2 महीने से पलक में लगातार सूजन, लेकिन दर्द नहीं था, लीड्स पर पेन नहीं था, पेन बिल्कुल भी नहीं था उसको। और और ग्रैंडुलर ब्लॉकेज इसके पलकों में है ना, पलकों के जो किनारे होते हैं ना, वहां पे उसका हल्का हल्का वाइट 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 कभी डिस्चार्ज इस तरह के। हाँ, थोड़ा सा उसको सिकाई कर लेने से थोड़ा सा उसको पलकों पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, बट कोई खास फायदा नहीं। जब हम लोगों ने उसको टच करके देखा तो ऊपर से दिख भी रहा था, बट टच किया तो वो थोड़ा सा हार्ड था, नोडुल बना हुआ था ना, हार्ड था, लेकिन दर्द नहीं था बिल्कुल भी। क्योंकि क्लेजियन में दर्द यूजुअल नहीं होता ही नहीं, ठीक है ना। और भारीपन, कोई डिस्चार्ज नहीं था, बस लेकिन दिखने में खराब लगता, कॉस्मेटिकली वो अच्छा नहीं होता ना। और थोड़ा सा अब लग रहा है कि क्या हुआ। अब जहाँ बैठे कुछ काम करने के लिए, चालू पूछे क्या हुआ भाई, ये दाना कैसे हो गए तुम्हारे आँख के अंदर में, ऊपर से दिख रहा है।
और थोड़ा सा पलकों में भारीपन। हम लोगों ने यहाँ पर एक मेडिसिन चुना, सेलिसिया। उसके सिम्टम्स के आधार पर सेलेसिया और सिस्ट को धीमा धीमा उसको धीमे धीमे उसको सिस्ट उसका ड्रेन होता चला गया। सेलेसिया ड्रेनेज को बढ़ावा देता है और जितना भी हार्ड गैंग्लियोनर सिस्टम होता है ना उसको थोड़ा सॉफ्ट करता है धीरे धीरे। और ऊपर से हम लोगों ने उसको हल्की हल्की गर्म की सिकाई भी की। उसका जो हाइजीन मेंटेन करने होगा काफी अच्छा अच्छा। नतीजा ये हुआ कि 10 दिनों में उसकी जो हार्ड नूडल्स थे ना वो सॉफ्ट हो गए। दूसरे या तीसरे हफ्ते में काफी तक साइज में कमी आ गई और 3 से 4 हफ्ते के अंदर में वो बिल्कुल खत्म, इट्स गॉन, चलेगा जी, ऐसा। और अगले 6 महीने तक कुछ फिर से रियाकर नहीं। ये सबसे अच्छा चीज, मतलब सच बताते हैं कि अगर हम सर्जरी भी करते हैं इन लोगों का, तो अगर टेंडेंसी होता है तो फिर दोबारा उस पलक में नहीं हुआ, दूसरे ऊपर में हुआ तो नीचे में हो जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम। लेकिन इस केस में नहीं। हम लोग केस नंबर 3 की स्टडीज में आते हैं और ये शुरुआती मोतियाबिंद, अर्ली कैटरेक्ट। हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि सर कैटरेक्ट अगर अर्ली है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली। एडवांस होने के बाद उसमें कुछ नहीं कर। तो ये हमारा जो पेशेंट था 62 साल का एक बंदा था, उसको 1 साल में उसको धीरे धीरे दिखने में थोड़ी कमी हुई, धीरे धीरे कमी हुई, ग्रेजुअल। ये नहीं कि एक ही बार हो गया। उसके इतिहास में गए तो मालूम चला कोई हल्का डायबिटीज भी रहा है, लंबे समय से आंखों में प्रेशर रहता था और कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त आंखों में चमक बहुत होता था। उनके लक्षण में बारीक अक्षर पढ़ने में कठिनाई, दूर में हल्का धुंधलापन। स्लिट लैम्प से जब जांच किया हम लोगों ने तो लेंस जो ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होकर ट्रांसलूसेंट, हल्का हल्का धीमा धीमा उसमें ओपेसिटी डेवलप कर रहा था, जो कि जहां तेज रोशनी बढ़ी उसके लिए बड़ा ही संवेदनशील हो। कोई लालिमा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, दिन भर अदला बदली टाइप का नजर आता था। हम लोगों ने वहां पर इस केसेस के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल किया। कैलकेरिया फ्लोरिका कैलकेरिया फ्लोरिका जो हमारा आंखों का कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उससे उसको सपोर्ट करता है, उसको सॉफ्ट करता है। तो जैसे जैसे उसकी टिश्यू जो हार्ड हो रही थी वो सॉफ्ट हुआ तो थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी इन्हांस होती है। इसके साथ में हम लोगों ने सिरेरिया मार्टिमा ड्रॉप्स का, जो हमने डिस्कस किया था कि शवाबे का जर्मन मेडिसिन जो आता है सिरेरिया मार्टिमा शवाबे के नाम से, उसका इस्तेमाल किया था। और उसको 1 ड्रॉप 3 टाइम्स हमने उसको अगले 6 महीने तक डालने के लिए। और ये जो दवा है ये लेंस पे तो काम करता करता है, इवन ओपेसिटीज में बहुत अच्छा, मोर देन 100 ईयर्स से लोग इसको यूज कर रहे हैं। डॉक्टर इवन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एलोपैथी डॉक्टर्स भी इसका कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। भाई ठीक है, पेशेंट को कुछ तो फायदा हो जाए भाई। तो अर्ली कैटरेक्ट में बहुत ही अच्छा ये ड्रॉप्स आपको सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, लेंस को काफी अच्छा हाइड्रेट करता है, पोषण बढ़िया दे देता है। और यूवी लाइट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे ग्लासेस का भी यूज किया और ब्लड शुगर का अच्छा कंट्रोल करना। फायदा क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ देखा नतीजा कि 2 महीने में ही पढ़ने की नजर जो ये फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, वो स्थिर हो। और जो रात को ड्राइव करने में चमक थी ना, शाइनिंग, वो चीज भी काफी हद तक, जो ग्लेयर था वो भी काफी हद तक कम हो गया। 1 साल तक हम लोगों ने उसको फॉलोअप में रखा और दवाइयाँ दी और फॉलोअप में बस देखभाल किया, भाई ठीक है इसमें बराबर कोई अगर पावर में कोई चेंजेस हुआ तो हम लोगों ने चश्मे का नंबर चेंज किया। अब पेशेंट कैन सी बेटर, बहुत अच्छा। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे एक और केस जो हमने स्लाइड में डाला नहीं है, दैट इज मायोपिया। मायोपिया हमारा एक ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कि बच्चों में, ग्रोइंग एज के बच्चों में
हम लोगों ने बहुत ज्यादा -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। और जहाँ मायापिया दो तरीके से हम लोग उसको मायापिया को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक मायापिया हो जाता है आपका लो मायापिया, दूसरा हाई मायापिया। जहाँ पावर -5, 6 के ऊपर चला गया, दैट इज कॉल्ड हाई मायापिया। और हाई मायापिया में हमारे आंख के अंदर में पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस जहाँ की रेटिना का पतला होना, ऑप्टिक नर्व के आसपास में धुंधलापन होना, बहुत सारा साइट का विजन थोड़ा सा पेशेंट्स को कम दिखता है। हम लोगों ने वैसे केसेस के अंदर में फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन का काफी अच्छा यूज किया। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास मोर देन 200 बच्चों का मेडिसिन हम दे रहे थे। जितना हिमोपैथिक पेशेंट है हमारे, उनको 6 महीने के लिए दवाइयां देते हैं और उनको डाइट इंप्रूव करते हैं। डाइट में क्या, विटामिन ए कंटेंट आइटम, विटामिन डी, डी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी का इतना अच्छा रोल है, आप कह नहीं सकते। जहां बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी, उनका मायापिया बढ़ता जाएगा, एकदम बढ़ता चला जाएगा। तो उनको विटामिन डी का डोजेस देते हैं। अब तो टॉफी के रूप में भी विटामिन डी आ गया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अपने जो मेडिसिन में बायोकेमिक मेडिसिन हम लोग उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ। और फैसोस्टिग्मा का बहुत ही अच्छा रोल है। और हम लोगों ने उन 200 बच्चों पर जो मैंने अभी स्टडी की है, तो 200 बच्चों में जिन बच्चों ने उन मेडिसिन को रेगुलर वे में लिया, उन बच्चों में हम लोगों ने मोतियाबिंद, सॉरी, जो पावर उनका उनके ग्रो करने का जो पावर बढ़ रखा था, जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आता है, वो चीज में काफी हद तक कमी था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो मायोपिया में अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को पैथोलॉजिकल मायोपिया ना आए, तो ये हमारे ऐसे। इसके अलावा हम बात करेंगे सर आई होम्योपैथी एंड डायबिटीज, नेत्र होम्योपैथी और मधुमेह। होम्योपैथी डायबिटिक मरीज की मदद करती है डायबिटीज से जुड़े आंखों की दिक्कत, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद, ग्लाउकोमा की असली वजहों को ठीक करती है। होम्योपैथिक इलाज का मकसद सर्कुलेशन को बेहतर करना है, सूजन कम करना है, आंखों के ठीक होने के नेचुरल प्रोसेस को मजबूत करना। जैसे डायबिटीज से होने वाली आंखों की बीमारियां को रोकने में, उनसे बढ़ने से रोकने में काफी हद तक मदद करती है। इसके अलावा होम्योपैथी इलाज शरीर की पूरी हेल्थ को बैलेंस करने में, इम्यून फंक्शंस को बेहतर बनाने में, ड्राई आई, सूखी आंखों, धुंधली नजर, इन लक्षणों को कम करने में फोकस करते हैं। जैसे डायबिटीज और नजर पर इसके असर को मैनेज करने का एक होलिस्टिक तरीका है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटेटिव आई केयर, निवारक नेत्र देखभाल। नियमित आंखों की जांच, रेगुलर आई एग्जामिनेशन, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की बीमारियों का पता, शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में, और हर साल अपनी आंखों का पूरा चेकअप जरूर करना। स्वस्थ आहार, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, लाइक स्वस्थ आहार अपना खाएं, आंखों की सेहत बनाने, कमजोरी नजर की समस्याओं और खतरों को कम करने के लिए विटामिन ए, सी, ई, विटामिन डी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर खाना। इसके अलावा अपनी बदलती जीवन शैली, नेक्स्ट स्लाइड, क्या, बदलती जीवन शैली पे ध्यान रखें। स्क्रीन का सही आदत अपनाएं, स्क्रीन का सही आदत अपनाएं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए एक रूल फॉलो कर, दैट इज कॉल्ड 20/20/20। हर 20 मिनट की तक काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए थोड़ी दूर पे देख लें, 20 फीट की दूरी पे देखें। तो ये रूल फॉलो करने के बाद आंखों पे जो आंखों का स्ट्रेन होता है कंप्यूटर रेटेड, वो काफी हद तक कम होगा। ये रूल फॉलो करें। इसके अलावा अपनी आंखों को अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाएं, जो आपकी आंखों को नुकसानदेह बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन ग्लास, सन ग्लासेस जरूर पहने, जिससे मोतियाबिंद और मैकुलर डिजनरेशन, मैकुला में जो डिजनरेशन होता है, जहाँ की क्ले इमेज फॉर्म करता है,
उस पर जो डिजनरेशन होता है उसको काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। अ, किसी पेशेंट्स को कब रेफर करें? जब भी सडन विजन लॉस हो, अचानक दृष्टि हानि, अचानक अचानक रोशनी कम हो गया। बच्चों में अगर पुतलियों में वाइट रिफ्लेक्स, छोटी छोटी सफेद परत बन गई है वहां पे, कभी बहुत ज्यादा सीवियर ट्रॉमा है आंखों में, केमिकल बर्न है, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर मतलब जो ठीक नहीं हो रहा है अल्सर उस तरह का है, या ग्लूकोमा का अटैक आ रखा है, तो वैसे कंडीशंस में सीधा आप इन पेशेंट्स को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में जरूर रेफर करिए। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट निष्कर्ष पे। आखिर में हम कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी आंखों की देखभाल के लिए एक होलिस्टिक और पर्सनलाइज तरीका देती है, जो न सिर्फ लक्षणों से राहत दिलाने फोकस करती है बल्कि आंखों की बीमारियों के अंदरूनी कारणों को भी ठीक करती है। नेचुरल इलाज को शामिल करके यह शरीर की आंखों को ठीक करने और उसकी आई नेत्र हेल्थ को अच्छा बनाए रखने की क्षमता में मदद करती है, जिससे मोतियाबिंद, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कंजंक्टिवाइटिस जैसे बीमारियों का आना या बढ़ना काफी हद तक कम हो जाता है। पारंपरिक इलाज के साथ साथ होम्योपैथी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, जिससे लंबे समय तक आंखों की हेल्थ और पूरी सेहत पक्की होती है। आप अपनी नजर को सुरक्षित रखने और आंखों की हमेशा हेल्थ पाने और बचाव की सोच और बैलेंस लाइफ को अपनाना बहुत जरूरी है। नीचे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है 9431046209। मेरा ईमेल एड्रेस drvikas kumar38@gmail.com और मेरी वेबसाइट है lensguru.in। बहुत धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट स्लाइड। या बहुत ही धन्यवाद आप सभी को, आपने पेशेंसली मेरे इस प्रेजेंटेशंस को सुना। और अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक्स टू डॉक्टर नेहा कक्कर, माय मॉडरेटर। थैंक्स टू डॉक्टर सानी सर, एंड थैंक यू एवरीवन who presented here. I am audible? I am audible? डॉक्टर नेहा, हाँ जी सर, आर यू एक्चुअली मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो गया है। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत देयर? अच्छा सेशन दिया आपने। बहुत आ, धन्यवाद आप। हाँ कोई जी। क्वेश्चन आंसर भी हो तो आप देख सकते हैं, हाँ, अदरवाइज। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है अब। बहुत धन्यवाद आप सभी को, अभी सभी लोगों का जो आपने पेशेंसली मुझे सुना। यहाँ पे हाँ, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे कि कैटरेक्ट का क्यूरेटिव बता दीजिए, या फिर कैटरेक्ट का क्यूरेटिव जो हम लोग है ना, कि अगर अर्ली स्टेज है, अर्ली, हाँ ठीक जी। है, तो अर्ली स्टेज में अगर लेंटल चेंजेस, पेरिफेरल चेंजेस हैं तो उसको आप क्योर कर सकते हैं विद दैट मेडिसिन। हम्म। हम्म। लेकिन अगर आपका अगर एडवांस में स्टार्ट हो गया है, सेंट्रली अगर वो आ गया है, तो वो हम्म। यूजुअल विदाउट सर्जरी आप नहीं कुछ कर सकते वहाँ पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं, सर इज लेजिक सर्जरी बेनिफिशियल? लासिक सर्जरी किनके लिए होता है? जिनको चश्मा हटाना होता है, जिनका पावर -6 to 8 के आसपास है, -8 डायप्टर तक का पावर होता है, तो आप वहां पर इन लासिक सर्जरी करवा सकते हैं। बस वहां पे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कॉर्नियल थिकनेस, जो कि पैकीमेट्री करने के बाद कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, अगर वो 550 माइक्रोन्स के अंदर में है तो से ऊपर है तो आपकी सर्जरी की जा सकती है, अगर उससे नीचे है तो उसको नहीं, वो भी नहीं परफॉर्म किया सकता। उसके लिए फिर अब नया नया डेवलपमेंट है कि आईसीएल, इंट्रा ऑकुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज, आंखों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इससे आपकी विजन नॉर्मल हो जाती है। आप कर ओके। सकते हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन? नहीं, आई गेस अभी और क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारा टाइम एक्चुअली ओवर हो गया है। ओके। पे अगर कलर किसी ब्लाइंडनेस के लिए पूछा जा रहा है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका मेरे ओके। हिसाब, ठीक है ना? हाँ, ओके। लेकिन अगर वो ऐसे कुछ कंडीशंस है तो हम लोग एक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर आंखों के लेंस में कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होती है, तो वो उससे आप कलर ब्लाइंडनेस को कुछ कम कर सकते हैं, पर ठीक नहीं होता, ये कंजेनिटल डिजीज होता है ना। ओके। ओके। ठीक है, ओके तो थैंक यू डॉक्टर।
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास का, आईज के ऊपर अलग अलग थेरेप्यूटिक्स और अलग अलग कंडीशन के लिए बताने के लिए। और कोई किसी का सवाल हो तो उन्होंने अपना नंबर दिया था सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में दोबारा टाइप कर दीजिए जहां अगर आपसे कांटेक्ट कर सके। हाँ जी। और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को। थैंक यू धन्यवाद। डॉक्टर नेहा।